Hello students, this is विकास गर्ग. वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे. तो आज हम जो नया टॉपिक करेंगे, आज हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. यानी कि आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी आपको बताया था, और इसमें भी ये रिजर्व आ रहा है. तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो करेंगे वो हम ये करेंगे कि जो रिजर्व होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है. तो देखिए, आपको ये पता है कि मैं आपको पहले वो समझाने से पहले आपको मैं एक और बात समझाता हूँ कि आप और हम पैसे कमाते हैं, तो ये आपको भी पता है कि हम उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर रखते हैं. वो सेविंग क्यों रखते हैं? वो सेविंग हम फ्यूचर के लिए रखते हैं. इसी प्रकार से एक बिजनेस भी जो प्रॉफिट अर्न करता है, उसमें से बिजनेस भी अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा कर रखता है, राइट, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं. ये रिजर्व, फ्री रिजर्व भी बोलते हैं इनको. तो ये रिजर्व देखिए, आपको बैलेंस शीट में जो ये रिजर्व होते हैं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आपको मिलेंगे, दिए मिलेंगे. ये बैलेंस शीट में मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के आपके रिजर्व्स होते हैं. ये साइड हमारी लायबिलिटीज साइड हो गई, ये साइड हमारी असेट साइड हो गई, राइट. तो इसमें जो ये दिए मिलेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या कई बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया मिलता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया मिलता है, और एक होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व, राइट. ये 6 टाइप के आपको दिए मिलेंगे. और इधर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस होता है, और एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपको दिया मिलेगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये होते क्या हैं. ये रिजर्व होते हैं जो फ्यूचर के लिए बिजनेस बचा के रखता है, फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज के लिए. अगर फ्यूचर में कोई बात हो जाती है तो उनको बचा के रखने पड़ते हैं. अब देखिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज कीजिए ए एंड बी दो पार्टनर थे, 2:1 की रेशियो, राइट. ये बिजनेस करते आ रहे हैं पिछले 10 ईयर से. सपोज कीजिए इन्होंने 2010 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये क्या करते थे, जितना भी पैसा कमाते थे, अब मान लो सपोज करो 2010 में उन्होंने 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया था, और इसमें से 10,000 रुपीज़ सपोज करो उन्होंने रिजर्व के रूप में इनमें से बचा कर रख दिया था. ऐसे ही वो हर साल कुछ ना कुछ पैसा इनमें बचा कर रखते हैं, राइट. अब 2020 में एक नया पार्टनर सी एडमिट हो गया, राइट. तो क्या इन रिजर्व में सी को शेयर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि जब ये सी पार्टनर नहीं था तो ये रिजर्व जो पुराने पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं. तो ये जो प्रॉफिट्स हैं, जितने ये रिजर्व हैं, ये सभी ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. इसी प्रकार से ये लॉस होते हैं. अगर इसी प्रकार से उन्होंने कोई लॉस भी कमाया है तो भी नए पार्टनर का शेयर में उसमें कोई शेयर नहीं होगा, राइट. तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जब नया पार्टनर कोई फर्म में एडमिट होता है तो उसको रिजर्व में हिस्सा, रिजर्व में शेयर क्यों नहीं मिलेगा, राइट. तो इसीलिए देखिए, लिखा भी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और द बैलेंस ऑफ P&L appearing in balance sheet, it must be transferred to old partners capital account in their old sharing ratio. यानी कि जितने भी ये रिजर्व हैं, ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, तो बिजनेस की लायबिलिटीज होंगी तो पार्टनर्स के लिए फायदा ही होगा, तो पार्टनर्स के लिए फायदा है. तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर आया है तो उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उसने कोई मेहनत की है. इसी प्रकार से अगर ये लॉस है तो लॉस को भी बियर करेंगे वे ओल्ड पार्टनर ही करेंगे, नया पार्टनर उनको कोई बियर नहीं करेगा, राइट. तो देखिए, इनका मैं आज आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है. जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है
या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनसे रिलेटेड में भी आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन में मिल सकती है, राइट। तो इनको अभी होल्ड कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। आज मैं बताता हूं अभी जनरल रिजर्व के बारे में, रिजर्व फंड के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और कॉन्टीजेंसी रिजर्व के बारे में। एक और फंड होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका हम कोई भी अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यानी कि जो ये फंड है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इट इज द एक्चुअल लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बनाए जाते हैं वो इंप्लॉय के लिए बनाए जाते हैं, पार्टनर्स के लिए नहीं बनाए जाते। यानी जो हमारे पास इंप्लॉय काम कर रहे हैं ये फंड हम उनके लिए क्रिएट करते हैं। तो ये फंड उनका होता है और ये कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज होती है, तो इनका हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, राइट। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैं इनको बाद में करवाता हूं। फिलहाल बताता हूं कि जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इनका क्या ट्रीटमेंट हमें क्वेश्चन के अंदर करना होता है। तो देखिए मैं इसको जर्नल एंट्री के माध्यम से भी आपको समझा देता हूं। आपने पढ़ा था, मैंने आपको 11th में भी बताया था, और वैसे भी आपको पता होगा लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो जब हम इनको खत्म कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? इनको डेबिट कर देंगे। इसका मतलब अब जैसे मान लो इनमें से जो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इनमें से जो भी फंड क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे मैंने लिखा है जनरल रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जितने भी फंड होंगे, 1 फंड, 2 फंड, 3 फंड या सभी फंड जितने भी होंगे उनका नाम कर लिख देंगे, डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट सपोज कीजिए 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस जिसको बोलते हैं हम, अकाउंट डेबिट, मान लो ये लिख दीजिए आप 40,000। केवल मैं मानकर चलता हूं 2 ही फंड दिए हैं, और पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन थे? A एंड B। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? ये टोटल कितना हुआ? 90,000। अब इस 90,000 को मैंने अभी बताया था कि इन ओल्ड डिस्ट्रिक्ट द जनरल रिजर्व एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व will be distributed in old partner in their old sharing ratio, and that is old partner. Who is the old partner? A and B. A is credited, B also credited, and in which ratio we have distributed 50 plus 40, 90,000 rupees into 1. If you have distributed, then it will be 60,000 and 30,000, right? इसी प्रकार से अगर मान लो अकेला कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया है और कुछ नहीं दिया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, राइट। इसी प्रकार से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अगर ये लॉस दिया है तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जब हम इनको खत्म करेंगे तो क्या कर देंगे? इनको क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्या हो जाएगा? जो भी हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यानी कि A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कौन क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मैं अमाउंट मान लेता हूं P&L का 10,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मैं मान लेता हूं 20,000। तो अब जो ये टोटल 30,000 है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 2 और 1 की रेशियो में। अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टोटल 30,000 को तो ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरल रिजर्व को, रिजर्व फंड को, P&L अकाउंट को और कॉन्टीजेंसी रिजर्व को, और इधर जो ये लॉस दिए गए हैं P&L अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इनको हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है। मैंने इस वीडियो में आपको केवल जर्नल एंट्री बताई है। जब मैं आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उनमें पार्टनर्स कैपिटल में कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। और स्टूडेंट जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।